महादलित और अति पिछड़ा को भी किया गया शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज में आपके साथ सागर मिश्रा। 7वीं बार नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन नीतीश कुमार के साथ 14 ऐसे मंत्री जिन्होंने आज के दिन शपथ ली और जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। हम और वीआईपी कोटे से भी एक एक मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, लेकिन आज के दिन कैसी रही चहलकदमी, वहां की कैसी रही गतिविधियां और कौन कौन से मंत्री जिन्हें शामिल किया गया, उनका पुराना रिकॉर्ड कैसा, इन सभी बातों पर हम करेंगे चर्चा सीनियर एडिटर मधुरशील जी से। मधुरशील जी, आज के दिन जिन विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया उनका पुराना बैकग्राउंड कैसा है, किस तरह से पहले उन्होंने काम किया और उन्हें मंत्रिमंडल में क्यों शामिल किया गया, ये भी बताइए एक बार दर्शकों को। मधुरशील जी। अगर आज जिस परिषद का गठन हुआ है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है उन्होंने, और तमाम चेहरे जो हैं वो कई अगर 10-12 नामों को अगर बोले तो 3 ऐसे चेहरे 4 ऐसे चेहरे शामिल हुए हैं जिन्होंने पहली बार या तो चुनाव जीता है या चुनाव में भागीदारी रही हारे हैं या एमएलसी होते हुए पहले ही विस्तार पर मंत्रिमंडल के गठन होने में मंत्री पद की शपथ ली है। शीला मंडल पहली बार उनको टिकट दिया गया, पहली बार वो चुनाव जीत कर के आई और जो मंत्रिपरिषद बनी है, आज मंत्रिपरिषद का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसमें उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। उनके पति चूँकि छात्र नेता रहे हैं और उस समाज जिस क्षेत्र से शीला मंडल आती है उस क्षेत्र में उनकी उनके पति का जो कार्य क्षेत्र बनाया हुआ एक जमीन तैयार की गई है, उसका लाभ शीला मंडल को मिला है। लेकिन उनका राजनीतिक अनुभव बहुत उस तरह का नहीं है जिस तरह से विजेंद्र चौधरी या जो बाकी कि आप देख सकते हैं मंगल पांडे जो बीजेपी की तरफ से बने हैं, विजेंद्र चौधरी है, विजय चौधरी है, मेवालाल चौधरी, तो तमाम लोगों के पास जो अनुभव है राजनीतिक, वो अनुभव शीला मंडल के पास नहीं है। लेकिन वो धानुक समाज से आती हैं और एक जो धानुक समाज के जो आपने पहले ठीक ही कहा कि जातिगत समीकरण का ध्यान रखा गया इस मंत्रिपरिषद में, तो ये धानुक समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं शीला मंडल और उनको मंत्री बनाया गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुकेश सहनी, जिनका जो सन ऑफ मल्हार के नाम से वो जाने जाते रहे हैं, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र मुंबई रहा है। वो फिल्मों में मतलब जीरो से शुरुआत करने वाले लोगों में से रहे हैं और सेट डिजाइन आपको पता होगा कि देवदास फिल्म एक आई थी जिसके हीरो थे शाहरुख खान, और उस फिल्म का सेट डिजाइनिंग का ठेका जो है वो मुकेश सहनी की कंपनी को मिला था और वो फिल्म और सेट की वजह से मुकेश सहनी चर्चा में आए थे। उसके बाद लगातार इनके पास कई फिल्मों के सेट डिजाइनिंग का काम मिला और वहाँ से वो सीधे बिहार की राजनीति में, चूँकि बिहार से इनका ताल्लुक है, बिहार के रहने वाले हैं और बिहार की राजनीति पर में ये इन्होंने प्रवेश किया। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी उनकी पार्टी 2015 में ही इनकी पार्टी की मतलब धमक हो चुकी थी बिहार की राजनीति में, लेकिन उस समय कामयाबी नहीं मिल पाई थी, एक भी सदस्य इनके जीत नहीं पाए थे। और इस बार महागठबंधन के साथ पहले इनका गठबंधन हुआ था, गठजोड़ हुआ था, लेकिन सीट शेयरिंग की बात को लेकर के उनकी जो है बात नहीं बन पाई थी। और जो महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तेजस्वी यादव प्रेस को संबोधित कर रहे थे, उसके पहले ही बैठकों का दौर खत्म हुआ था और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके मुकेश सहनी सीधा दिल्ली गए थे और एनडीए के नेताओं के मतलब बीजेपी के नेताओं के संपर्क में आए और वो एनडीए का महागठबंधन का मतलब दामन छोड़ करके एनडीए खेमे में आ गए। उनको 11 सीटें बीजेपी को सीट शेयरिंग में 243 सीटों में से 121 सीटें मिली थी। 11 सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी लड़ी थी, 4 पर सफलता मिली, लेकिन मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार गए थे। लेकिन पार्टी के सुप्रीमो हैं और जो 4 विधायक इनके जीते हैं, उन्होंने इन्हीं के नेतृत्व में आस्था जताई और हमने समर्थन ये दिया कि वो उनके विधायक दल के नेता भी होंगे और वो वही वीआईपी के कोटे से मंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ संतोष मांझी हैं जो पहली बार मंत्री पद की शपथ लिए हैं। संतोष मांझी एमएलसी हैं फिलवक। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी उस दौरान ही संतोष मांझी को संतोष सुमन उनका नाम है, संतोष सुमन को एमएलसी बनाया गया था, मतलब विधान परिषद
का सदस्य बनाया गया था और वो पहली बार मंत्री के पद पर आए हैं। राजनीतिक अनुभव इनका खुद का विधायक रहने का मतलब एमएलसी रहने का तो अनुभव है ही, चूँकि ये जीतन राम मांझी मतलब एक राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के पुत्र हैं जो बिहार की बागडोर थोड़े ही दिन सही लेकिन बिहार की बागडोर संभाल चुके हैं। तो और एक पार्टी का मतलब एक संचालन इनके मतलब कर रहे हैं इनके जो पिता हैं जीतन राम मांझी, तो वो कहीं न कहीं संपर्कों में रहने का जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसके लिहाज से आप कह लें तो खुद का अनुभव ना हो लेकिन संपर्कों का और संबंधों का लाभ इनको मिलता रहा है। वो हो सकता है कि मंत्रिपरिषद में जब ये मंत्रिपरिषद में तो शामिल हो ही गए हैं, जब जो किन विभागों का बंटवारा देखना होगा कि किन मंत्रियों को क्या विभाग मिलता है, तो उस लिहाज से ये देखा जाएगा कि किस तजुर्बे के मतलब उनके अनुभव के हिसाब से उनकी जो शैक्षणिक स्थिति है उसके लिहाज से ये देखा जाएगा कि किनको क्या मंत्री पद मिलता है। दूसरी तरफ आप देखें सागर, तो विजय चौधरी या विजेंद्र चौधरी की बात कर लें, मेवालाल चौधरी की बात कर लें, तो ये तमाम लोग कई बार के विधायक रहे हुए लोग हैं, मंत्री पद पर रहे हुए लोग हैं। एक तरह से कहिए कि ये लोग रिपीट हो रहे हैं और ये परिचय के मोहताज नहीं है। तो कई मंत्रालयों का प्रभार इन लोगों ने देखा है और विजेंद्र चौधरी विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये तमाम जो ये नेता हैं इनके पास अनुभव की कमी नहीं है, मंत्रिमंडल चलाने का तजुर्बा रहा है। विजेंद्र चौधरी काफ़ी वर्षों तक मंत्री भी रहे, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 3 बार वो मंत्री रह चुके हैं। तो ये लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 4 बार 5 बार के विधायक रहे हुए लोग मंत्रिपरिषद में जगह तो पा लिए हैं, लेकिन पहली बार जिसे तारकिशोर प्रसाद जो हैं वो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। हो सकता है कि रेणु देवी को भी डिप्टी सीएम ही बनाया जाए, उपनेता भी हैं, वो बेतिया से जीत करके आती हैं और 5वीं बार जीत करके आई हैं। तो इस तरह के लीडर जिसे रामप्रीत राय हैं, तो ये तमाम जो लोग जीत करके आए हैं, या मंगल पांडे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, मौजूदा सरकार में नीतीश कुमार की जो निवर्तमान सरकार थी जो उस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, और ये पूरी संभावना है क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब वो मंत्रालय उनके पास था, तो मतलब ये दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग, कि उनके कार्यकाल में बिहार में स्वास्थ्य शिक्षा चिकित्सा की स्थिति बेहतर हुई है और बेहतर होने की स्थिति, एक सुधार की प्रक्रिया चल रही थी। तो ये माना जा रहा है कि उनको वहीं कंटिन्यू किया जाएगा, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री में ही कंटिन्यू किया जा सकता है। अब कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास अनुभव की कमी है, जो पहली बार मंत्री बने हैं, जिनका नाम मैंने आपको बताया है, और कई ऐसे लोग हैं जो पहले से विधायक रहे हैं लेकिन मंत्री पद पर पहली बार आसीन हो रहे हैं, मंत्री पद पहले उनको दिया जा रहा है। तो वो देखने वाले, चूँकि पार्टी के लेवल पर, पार्टी के स्तर पर अगर ये तय किए गए हैं नाम, आपने देखा होगा कि कई पुराने चेहरे, नंदकिशोर यादव या सुशील मोदी या और भी तमाम, जो इनके 8 मंत्री चूँकि हारे थे एनडीए सरकार के इस चुनाव में, 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें 8 इनके मंत्रिपरिषद के सदस्य हार चुके हैं चुनाव। तो ये देखने वाली बात होगी कि और जो जीते हुए लोग हैं जैसे प्रेम कुमार, उनका नाम नहीं है इस मंत्रिपरिषद में, तो हो सकता है कि विस्तार जब हो, चूँकि वो भी अति पिछड़ा मतलब जाति से आते हैं, चंद्रवंशी समाज से आते हैं, ये देखने वाली बात होगी कि अब विस्तार, चूँकि 36 बर्थ है बिहार में, 36 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। आज केवल 15 मंत्रियों ने शपथ ली है, मतलब आज केवल 15 मंत्रियों ने शपथ ली है। तो कुल मिलाकर के जो अब स्थिति बनती जा रही है कि 21 मंत्री और बनेंगे तो 36 का आंकड़ा पूरा होगा। अब लेकिन मधुशील जी, एक चीज काफी अहम है आज के दिन, महागठबंधन ने देखिए जिस तरह से आज के दिन बायकॉट किया, कांग्रेस हो या आरजेडी या फिर वामदल हो, वहां से कोई भी नेता आज के दिन मंत्रिमंडल में के शपथ ग्रहण में शामिल होने नहीं आया। लेकिन एलजेपी को न्योता ही नहीं दिया गया, जो इकलौते विधायक थे, ना तो वो पहुंचे ना तो चिराग पासवान पहुंचे। देखिए, एलजेपी के बारे में नीतीश कुमार का स्टैंड क्लियर था, और वो लगातार जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है उसको ये लगातार वो चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही ये मैसेज देते रहे थे, भिजवाते रहे थे संदेश कि एलजेपी को केंद्रीय, मतलब जो एनडीए, एलजेपी जो है वो एनडीए के केंद्रीय उसमें शामिल है, गठबंधन में शामिल है। और नीतीश कुमार ने ये स्टैंड अपने स्टैंड पर कायम है कि उनको एनडीए गठबंधन से बाहर किया जाए। लिहाजा ये जो आयोजन था, शपथ ग्रहण समारोह था, इसमें
नहीं न्योता दिया गया कि नीतीश कुमार को नाराज करने की स्थिति में लोग नहीं थे, लेकिन एक औपचारिकता है, एक परंपरा है, सभी दलों के लोगों को बुलाने की एक परंपरा रही है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि न्योता दिया नहीं गया या न्योता पहुंचा नहीं या खुद से वो नहीं आए, क्योंकि ये चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान फिलवक्त पटना में मौजूद नहीं है। तो वो देखना होगा कि न्योता जाने के बाद उन तक वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और जहां तक महागठबंधन की बात आपने की कि उन लोगों ने बायकॉट किया है, क्योंकि उन लोगों ने इस परिणाम को लेकर के आपने देखा होगा कि आयोग तक को शिकायत की थी और रिकाउंटिंग की, कई जगहों पे रिकाउंटिंग की बात की थी। उनको ये लगता है कि जो मैंडेट आया था उनके पक्ष में आया था और कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी और वो जीतते जीतते रह गए। मतलब इसमें कहीं ना कहीं शासन सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। तो इस आरोप को लगाते हुए महागठबंधन इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह से खुद को अलग रखा है और वो नहीं गया है, एक विरोध का ये स्वरूप ये कह लें। लेकिन अब तक ये परंपरा रही है कि पूरा का पूरा महागठबंधन का कुनबा ना आता, लेकिन कम से कम एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर जाते रहे, ये परंपरा रही है। सागर जी, लेकिन देखिए स्पीकर क्या बीजेपी का ही होगा, क्योंकि अभी इस पर अटकलें बरकरार हैं, लेकिन अब केवल नंदकिशोर आ गए हैं ये कहा जा रहा है और उन्हीं को स्पीकर बनाया जा सकता है। देखिए सागर, जो सुबह से राजनीतिक गलियारे में यूँ कह लीजिए कि बीजेपी खेमे में जो चर्चा चल रही थी या एनडीए खेमे की बात कर लें, चर्चा चल रही थी, उसमें ये माना जा रहा था कि नंदकिशोर यादव और अमरेंद्र प्रताप सिंह दो में से कोई एक, चूँकि ये विधानसभा अध्यक्ष का पद जो है इस बार बीजेपी के कोटे में जा रहा है और बीजेपी का ही विधायक विधानसभा का जो वरीय विधायक होंगे, जो मतलब उनके पास जो तजुर्बे वाले विधायक होंगे, मतलब इसका मानक यही माना जाता है कि जिनका 4 से 5 बार जीतने का इतिहास रहा हो वो विधानसभा के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में दो नाम सुबह से चल रहे थे, नंदकिशोर यादव और आरा से जो विधायक हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह। तो अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इस कैबिनेट में जगह पा ली है, वो मंत्री बना दिए गए हैं, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। तो अब ये संभावना ये जताई जा रही है कि नंदकिशोर यादव चूँकि वरीय नेता हैं बीजेपी के और बिहार जो बीजेपी है उसके प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लगातार कई 2 टर्म से वो मंत्री भी थे, पथ निर्माण मंत्री थे अभी मौजूदा सरकार में। तो उनके अनुभव का लाभ लेना चाहती है पार्टी और उनको विधानसभा अध्यक्ष पद दिया जा सकता है जिस वरीयता क्रम के हिसाब से। लेकिन जिस जातिगत समीकरण का ध्यान रखा गया है आज और रामप्रीत राय को बनाया गया है मंत्री, यादव समाज से वो आते हैं, यादव समाज से नंदकिशोर यादव भी प्रसाद यादव भी आते हैं। तो ये देखना होगा कि अब इस पर कहीं, चूँकि आज जेपी नड्डा भी रांची में हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पटना में है माफ़ कीजिएगा, जो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, अमित शाह जो पूर्व अध्यक्ष हैं और मौजूदा स्थिति में गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, तो वो तमाम शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। उससे पहले बीजेपी के दफ्तर में भी गए थे, बीजेपी कार्यालय गए थे, जहाँ पर विधायकों से और जो यहाँ के नेता हैं, प्रांतीय स्तर के नेता हैं, उन लोगों से मुलाकात हुई। चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और जो बिहार के प्रभारी हैं बीजेपी के भूपेंद्र यादव, ये तमाम लोग उपस्थित थे पार्टी कार्यालय में और वहाँ उन लोगों से मुलाकात हुई, नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात हुई और तमाम जो यहाँ के नेता हैं, जो संगठन मंत्री हैं नागेंद्र जी, उनसे मुलाकात हुई। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से पुराने लोगों को इस मंत्रिपरिषद में जगह नहीं दी गई, क्या विस्तार जब मंत्रिपरिषद का होगा उस समय उनको बर्थ अलॉट किया जाएगा या उनके लिए पार्टी ने कुछ अलग सोच रखा है। जैसे सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं बनाए गए, लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं, उनको भरोसा दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उनको एडजस्ट किया जाएगा। ये तमाम जो यहाँ का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा उसके तत्काल बाद ही उनको वहाँ पर बर्थ उपलब्ध करा दी जाएगी, केंद्रीय कैबिनेट में वो शामिल कर लिए जाएंगे। उसी तरह से ये देखना होगा कि जो बाकी के सीनियर लीडर बीजेपी के हैं जिनको मंत्रिपरिषद में आज जगह नहीं मिली है, वो विस्तार के बाद मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे या उनके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था कुछ पार्टी ने किया हुआ है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि उसको लेकर के पार्टी में कहीं ना कहीं, हालांकि बीजेपी इस तरह की पार्टी है कि मतलब नाराज़गी बाहर बहुत नहीं आ पाती, लेकिन दबी जुबान से ही सही एक खेमा है। चूँकि हर लोगों के पास जो हर पार्टियाँ जो है, खास करके भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, बड़े कई नेता हैं, तो सबका अपना अपना एक लॉबी है, सबका अपना अपना एक कुनबा है, सबका अपना अपना एक ये कह लें कि एक खेमा है। और जिस खेमे के नेता को अगर तवज्जो नहीं दी जाती या सम्मान नहीं मिलता तो उस खेमे में नाराज़गी बढ़ती है। अब अमित शाह क्या संदेश लेकर के आए थे, क्या उन्होंने कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में क्या संदेश देने का काम किया है, किस तरह से ये नाराज़गी पाटेंगे। तो चूँकि प्रेम कुमार 8 बार विधायक रह चुके,
पिछले सरकार मौजूदा सरकार में कृषि मंत्री थे, लेकिन उनको भी जगह नहीं दी गई आज के कैबिनेट में। तो पार्टियां क्या इन नेताओं के बारे में, जब जिन नेताओं ने बिहार में पार्टी को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है, उनको अगर आज शामिल नहीं किया गया तो पार्टी इनके लिए क्या फार्मूला लेकर के आती है, संगठन में बड़ा पद देना चाहती है। चूँकि मंगल पांडे मंत्रिपरिषद में भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो तमाम इस तरह के समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं राजनीति में। अब ये देखना होगा कि क्या इस मंत्रिपरिषद के गठन के बाद सांगठनिक फेरबदल भी होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। ये क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो कई राज्यों के प्रभारी बदले गए 2 दिन पहले, सह प्रभारी भी बदले गए और कई लोगों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। तो ये देखना होगा कि क्या बीजेपी प्रदेश जो इकाई है उसमें सांगठनिक फेरबदल भी होगा। क्योंकि मधुरशील जी, सवाल देखिए अभी से उठने लगे हैं कि शपथ नीतीश का विसात बीजेपी की, क्या ये डबल इंजन वाली सरकार आने वाले समय में ये चल पाएगी 5 सालों तक? सियासी गलियारों में ये भी खबरें अब उठने लगी हैं। देखिए, दोनों दलों की सरकार मतलब एनडीए की सरकार पिछले 15 वर्षों से बिहार में चल रही है और ये हर बार ये कयास लगाया जा रहा है। चूंकि 2015 की घटना जब नहीं हुई थी, जब नीतीश ने पाला बदला था और महागठबंधन में चले गए थे, उससे पहले हर बार ये कयास लगाया जाता था कि पता नहीं इस सरकार की आयु कितनी होगी, अपना कार्यकाल अपना टेन्योर पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन हर बार उन कयासों पर विराम लगता रहा है और ये सरकार 5 साल अपना टेन्योर मतलब पूरा करती रही है। महागठबंधन में थोड़े दिन जाने के बाद 18 महीने की सरकार तेजस्वी यादव के साथ चलाने के बाद नीतीश कुमार फिर से वापस एनडीए में आ गए थे और कार्यकाल पूरा किया उन्होंने। तो इस बार भी ऐसी कोई, चूंकि जीत जहां फंसनी चाहिए वो अंदरूनी बीजेपी का मामला है, जेडीयू वर्सेस बीजेपी का कोई मामला फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा। लिहाजा जो जिस तरह से संख्या बल के हिसाब से, मैं उसी पर चर्चा करना चाहता था कि संख्या के हिसाब से 74 विधायक जीते हैं बीजेपी के, तो 36 का आंकड़ा है कि 36 विधायक मंत्री बन सकते हैं। तो उस हिसाब से 21 मंत्रियों का पद जो है बीजेपी के खाते में जाता है, बीजेपी के कोटे में जाता है। 7 आज मंत्री पद की शपथ ले लिए, तो जो शेष के मतलब विधायक होंगे, 14 विधायक जो होंगे, वो विस्तार के बाद उनको एडजस्ट किया जा सकता है। जदयू के जो शेष रह जाएंगे 13 उनके कोटे से बनते हुए दिख रहे हैं, जो परंपरा है, जो फार्मूला उसके हिसाब से। तो वो जितने लोग आज ले चुके हैं मंत्री पद की शपथ, शेष वो विस्तार में ले सकते हैं। जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार छठ व्रत के बाद हो या उसके बाद हो, मतलब जब भी हो विस्तार, जब भी मंत्रिपरिषद का होगा तो वो कोटा फुल हो सकता है। लेकिन हम और वीआईपी पार्टी के खाते में जो 1-1 सीटें जानी थी वो चली गई। अब ये देखना होगा कि जो सीनियर लीडर हैं जीतन राम मांझी, वो अपने बेटे को मंत्री बना दिए जाने के बाद ही संतुष्ट हो जाते हैं या फिर और कोई शर्त या डिमांड रखते हैं, वो आने वाले दिन में पता चल पाएगा। क्योंकि शुरुआती दौर में उनकी इच्छा ये थी कि वो सीएम रह चुके हैं, इसलिए कैबिनेट में जगह नहीं लेंगे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के कुर्सी की तरफ उनकी निगाह जरूर थी। सागर लेकिन मधुरशील जी, आज के दिन जो आरजेडी ने काम किया, जो कांग्रेस ने काम किया, जो वाम दलों ने महागठबंधन के फैसला लिया कि हम शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे, आज का दिन देखिए काफी महत्वपूर्ण था और विपक्ष का भी काफी अहम योगदान होता है विकास में। लेकिन इस तरह से दरकिनार करना शपथ ग्रहण समारोह को, ऐसे मोमेंट पे आकर क्या संदेश ही जाएगा जनता के बीच और क्या प्रभाव पड़ेगा इसका बिहार की सियासत पर? देखिए, ऐसा कई राज्यों में होता रहा है, बिहार में भी होता रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विपक्ष अनुपस्थित रहा है। आपने देखा होगा कि सदन में जब कई तरह के विधेयक लाए जाते हैं, बिल जब पारित कराए जाने होते हैं, उस समय भी विपक्ष बाइकाट करता है। विपक्ष ये शुरुआती दौर से ही कह लीजिए कि विरोध का एक सशक्त तरीका भी हो सकता है कि अभी से विपक्ष अपने स्टैंड पर है और बिहार की जनता के लिए, सरकार की सेहत के लिए भले ना ठीक हो, लेकिन बिहार की जनता के लिए ये एक अच्छा संकेत है कि यहाँ विपक्ष भी सशक्त है, जिससे कि सरकार पर मतलब सरकार जनता की जो बुनियादी जो मसले हैं और जनता की जो मुद्दे हैं उसको सदन में उठाने से मतलब वो विपक्ष जब मजबूत रहता है तो वो आवाज़ सदन में उठ जाती है। तो ये बिहार की जनता के लिए, बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है कि मतलब विपक्ष भी यहाँ मजबूत है। अब शपथ ग्रहण समारोह जब आयोजित किया गया, उस समय चूंकि चुनाव तत्कालिक अभी परिणाम आए हैं, 10 तारीख को परिणाम आया था और उसके बाद
ये लग रहा था महागठबंधन के नेताओं को कि काउंटिंग में कोई न कोई गड़बड़ी हुई और आयोग को उन लोगों ने शिकायत भी की थी, लेकिन आयोग अपने कार्य से संतुष्ट था और आयोग ने उनके मतलब डिमांड को अनसुना कर दिया और रिकाउंटिंग की बात कहीं पर फिर नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में उनका विरोध, उनकी जो नाराज़गी है वो अपनी जगह पे है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष का नहीं आना ये कोई पहला ये वाकया राजनीतिक इतिहास में नहीं हुआ है। कई राज्य इसके गवाह रहे हैं, विपक्ष के लोग शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचते रहे हैं। वो वही उसकी पुनरावृत्ति आप कह सकते हैं कि आज महागठबंधन ने बिहार में एक बार फिर से किया है। जी, पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए तारकिशोर जो कि 4 बार कटिहार से विधायक रह चुके हैं, सुशील मोदी के काफी करीबी थे, जिन्होंने कल के दिन जब एनडीए की बैठक चल रही थी तो उसमें इन्होंने रेणु देवी बेतिया से विधायक, पिछले नीतीश सरकार में भी मंत्री थी। विजय चौधरी पिछले विधानसभा में स्पीकर थे, इस बार सरारंजन से ये चुनाव जीते हैं। ये वो तमाम नाम, ये वो तमाम चेहरे थे आज के दिन जिन्होंने शपथ ली और मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अशोक चौधरी सकरा से विधायक बने, नीतीश के करीबी माने जाते हैं, इन्हें भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मेवालाल चौधरी तारापुर से विधायक हैं, दूसरी बार विधायक बने। लेकिन चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे उन तमाम दिग्गज चेहरों के पुराने बैकग्राउंड के बारे में कि पहले उन्होंने किस तरह के काम किए और कहां से वो चुनाव जीते और उन्होंने कितनी सुर्खियां बटोरी और किस पार्टी से उनका नाता है। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। मंत्रिमंडल में शामिल मंगल पांडे हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। मेवालाल चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल हैं, तारापुर से दूसरी बार विधायक निर्वाचित किए गए। राजनीति में आने से पहले 2015 तक भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वर्ष 2015 में सेवानिवृत्त के बाद राजनीति में आए। इसके बाद जेडीयू से टिकट लेकर तारापुर से चुनाव लड़े और जीत गए मेवालाल चौधरी। उसके बाद आई रेणु देवी, बेतिया से विधायक के, पिछले नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी थी। अति पिछड़ा वर्ग से आती हैं। 1995 में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन इस साल उन्हें कामयाबी नहीं मिली। 2007 में बिहार सरकार में मिनिस्टर भी ये बनी थी। मंत्रिमंडल में शामिल ये तमाम चेहरे। रेणु देवी चर्चाएं जोरों पर हैं कि उप मुख्यमंत्री भी यही होंगे। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रधान महासचिव संतोष मांझी, हम पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सुमन मांझी 2003 में मगध विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी कंप्लीट की और सुमन मांझी ने राजनीति शास्त्र विषय से अपना एमए किया। संतोष मांझी ने तारकिशोर प्रसाद 4 बार कटिहार से विधायक, सुशील मोदी के करीबी हैं। जब इन्होंने नाम लिया था एनडीए की बैठक में सुशील मोदी ने तारकिशोर का, तो सभी चौंक गए थे। कटिहार सीट से चौथी बार विधायक चुने गए। वैश्य समुदाय से आते हैं। राजनीतिक जीवन अखिल विद्यार्थी परिषद से इन्होंने शुरू किया। पहली बार अक्टूबर 2005 में चुनाव में विधायक चुने गए। मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल किया गया है। आगे भी देखिए इसी कड़ी में विजेंद्र यादव, नीतीश कुमार सरकार में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव सुपौल सदर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और विजय हुए। पहली बार जीतकर लालू यादव की सरकार में मंत्री बनाए गए थे। 2005 में विजेंद्र यादव जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष थे। मंत्रिमंडल में शामिल ये वो तमाम चेहरे। और इसी कड़ी में अब देखिए आगे कौन है जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। रामप्रीत पासवान पार्टी का एक दलित चेहरा है। पासवान समुदाय के नेता को बीजेपी के से मंत्री बनाया गया। मधुबनी के राजनगर से विधायक हैं रामप्रीत पासवान। मुकेश सहनी निषाद वर्ग से आते हैं, महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आए। सिमरी बख्तियारपुर सीट से ये चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया क्योंकि 4 सीटें इनकी पार्टी जीत कर आई है। वो सीटें काफी महत्वपूर्ण है एनडीए के लिए, इसीलिए एनडीए में इन्हें मौका मिला मंत्री के पद पर। रामसूरत राय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। मुजफ्फरपुर के औराई से विधायक हैं। यादव समुदाय से आते हैं और पहली बार ये मंत्री बन रहे हैं रामसूरत राय। नए चेहरे पर भी विश्वास जताया गया है। अमरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत वर्ग से हैं, आरा से विधायक हैं। अमरेंद्र के भाई भूपेंद्र झारखंड सरकार में मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में शामिल किए गए अमरेंद्र प्रताप सिंह भी। अशोक चौधरी ने जेडीयू की सदस्यता ली।
पिछले साल इन्हें भवन निर्माण मंत्री बनाया गया था। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्ष 2014 में बिहार विधान परिषद के सदस्य बने थे। महागठबंधन की सरकार बनने पर शिक्षा मंत्री ये बनाए गए थे अशोक चौधरी, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। और इसी कड़ी में आगे भी आप देखिए, क्योंकि 14 ऐसे मंत्री नीतीश कुमार के अलावा जीवेश मिश्रा मिथिलांचल में भूमिहार समुदाय के बड़े नेता दरभंगा से आते हैं मिथिलांचल में और दरभंगा की जाले सीट से विधायक बने हैं, वहां से जीत कर आए। तो ये वो तमाम चेहरे जिन्हें मंत्रिमंडल में आज के दिन जगह मिली, लेकिन मुकेश सहनी अभी उप मुख्यमंत्री पर पूरी तरह से मुहर नहीं लगी है। तारकिशोर और रेणु देवी का नाम तो सबसे आगे है, लेकिन अभी घोषणा होनी बाकी है। देखना है कि कब होगी घोषणा। लेकिन सवाल कई ऐसे जो बिहार के सियासी गलियारों में अभी से गूंजने लगे हैं, जैसा कि हमने जिक्र किया कि शपथ ग्रहण नीतीश कुमार का और बिसात पूरी तरह से बीजेपी की तरफ से बिछाई जा रही है। और भी कई ऐसे सवाल हैं, क्योंकि जिस तरह से आज के दिन आरजेडी को आपने देखा, कांग्रेस को आपने देखा, महागठबंधन के वाम दलों को आपने देखा, ये तमाम पार्टियां जिन्होंने शपथ ग्रहण को दरकिनार किया, इन्होंने बहिष्कार किया, ये वहां पर शामिल नहीं हुए। एलजेपी को न्योता नहीं दिया गया, चिराग पासवान वहां पर नहीं पहुंचे और इकलौते विधायक जो जीत कर आए हैं एलजेपी के, वो भी शामिल नहीं हुए। दरकिनार किया गया एलजेपी को, क्योंकि जेडीयू की नाराजगी एलजेपी से पिछले कई समय से चली आ रही है। सवाल तमाम बरकरार, लेकिन फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।